नमस्कार। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के पावन परिवेश में आत्मीयता, स्नेह और आपसी जुड़ाव का एहसास कराता हर सुबह आपका और हमारा संपर्क सूत्र डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार। और अब समय है मेहमान से मुलाकात का। प्रशासनिक सेवा एक बहुत ही बढ़िया करियर विकल्प। जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं उनका दायित्व तो होता है कि जो सरकारी नीतियां हैं उनका सही कार्यान्वयन हो, साथ ही जो जन सुविधाएं हैं वो सही समय पर जनता तक पहुंचे। पर इस अच्छे करियर विकल्प को हासिल करने के लिए, साथ ही प्रशासनिक कौशल हासिल करने के लिए बहुत सारी बातों की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। और मैं कहूँगी कि ये जानकारी आज आपको मिलने वाली है, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है बिहार के अरवल ज़िले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, श्री संजीव कुमार जी का। तो आइए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के ख़ास मेहमान श्री संजीव कुमार जी का। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। जब एक प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ हम बैठे होते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत सारे मन में ख्यालात भी आते हैं और कई बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके काम से जुड़ी हुई, जिसे जनता भी जानना चाहती है और हम सभी उत्सुक भी रहते हैं। पर बातों की शुरुआत करूंगी स्वच्छ भारत अभियान से, क्योंकि 2 अक्टूबर का जो दिन है वो बहुत ख़ास है। एक तो दशहरा का दिन है और साथ ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो सपना था सुंदर स्वच्छ भारत का, उसका साकार रूप है और धीरे धीरे वो सुंदर रूप स्वरूप ले रहा है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर इसे जन जन तक पहुंचाने में कैसे प्रयास करते हैं आप और कैसा परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? महात्मा गांधी कहा करते थे कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। तो इसी को मोटो रख के केंद्र सरकार के द्वारा भी और वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा भी स्वच्छता अभियान चलाया भी गया है। वर्तमान में जो पॉलिसी है सरकार की, वो जन जन तक स्वच्छता में जन भागीदारी को बढ़ाना और प्रशासन के माध्यम से इसको बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये उनका मुख्य लक्ष्य है। हम लोग भी अपने स्तर से अभी जैसे 2 दिन पहले ही श्रमदान सारे ज़िला में बिहार में हुआ है। इसमें जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अलग अलग क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब ने गाँवों में जाके, शहरी क्षेत्रों में जाकर उन्होंने श्रमदान किया है। 1 घंटे 2 घंटे श्रमदान किया है, जिसमें सफाई वगैरह और लोगों को जागरूक करने के लोगों की भीड़ आई। उन्हें बताया गया कि आप कैसे सफाई को मेंटेन रखें, कैसे स्वच्छता को मेंटेन रखें। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि ये सफाई का मामला भी है और व्यवहार का मामला भी है। बेसिकली सफाई इंटरनल चीज़ है। अगर हम सरकार की नीतियों को समझें तो मुझे लगता है कि अगर हम व्यवहार में उस चीज़ को ढाल लें, सफाई को, स्वच्छता को, तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज है, हमारा जो गांव है, परिसर है, बिल्कुल वो साफ़ रहेगा। और सरकार की नीति बहुत अच्छी है और अच्छी पॉलिसी चल रही है, इसका प्रभाव भी बिल्कुल देखने को मिलेगा। और सच पूछिए संजीव जी, तो जो आपने कहा ना कि हम इसे व्यवहार में ढालें, ये जो अभियान हमारी सरकार लेकर आती है, कहीं ना कहीं उसका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है। जनता एक बार अगर इसे आत्मसात कर लेती है तो फिर जो इसका सुंदर स्वरूप है वो देखने को मिलता है और जन जन तक पहुँचे, इसके लिए हम हर तरफ पर, हर स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आप पदस्थापित हैं अरवल ज़िले के SDM के तौर पर। जो ये पदस्थापन है बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आया है और बात मैंने इसलिए कही है कि बहुत रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है। तो क्या प्राथमिकताएं हैं इस पद पर कार्य करते हुए आपकी? जी, अभी वर्तमान में तो चुनाव का समय है, तो चुनाव ही प्रथम प्राथमिकता है। लेकिन सामान्य रूप से जो SDM का पद है, अनुमंडल पदाधिकारी का पद है, उनके लिए विधि व्यवस्था को मेंटेन करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। एक सबसे बड़ी ये है। इसके अलावा सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं जो सामान्यतः वंचित वर्गों के लिए उन तक पहुंचाना है, तो उनको बेहतर तरीके से हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये भी देखना हमारा काम है। इसके अलावा वर्तमान में जितनी ही पॉलिसीज़ वगैरह चलती हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं, उनको हर स्टेप पे सही तरीके से पदाधिकारियों के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी उनको जानकारी देना और लोगों का जो विश्वास है उसको बनाए रखना सरकार के लिए, ये प्राथमिकताएं होती हैं सामान्यतः। तो इसी प्रयास में हम लोग लगे रहते हैं और सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उसको हम लोग फॉलो करवाते हैं। तो कर्तव्य निष्ठा के साथ जो दायित्व सरकार ने आपको दिया है उसका पालन करना आपकी पहली प्राथमिकता है। इस पद पर अभी फ़िलहाल आप काम कर रहे हैं, पर इस सेवा को कब ज्वाइन किया और किन विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं?
2018 में हम लोगों ने सर्विस को ज्वाइन किया था और मेरी पहली पोस्टिंग एज ए प्रोफेशनल मैं मुजफ्फरपुर में था, कार्यरत था वहाँ पे। उसके बाद फिर समस्तीपुर आया और समस्तीपुर में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का एक पद होता है, PGRO का, बहुत महत्वपूर्ण पद है। उस पद पे सेवा देने का मौका मिला। फिर उसके बाद सीतामढ़ी वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे एज ए SDM ही, अनुमंडल पदाधिकारी ही वहाँ पे लगभग 1.5 वर्ष के आसपास, और फिर वहाँ से अनुमंडल में। इसी बीच में कुछ समय नगर विकास में भी सेवा करने का मौका मिला। तो ये अभी 7 साल का यही ये है क्रम है। जी जी। तो मैं कहूँगी कि एक बिहार प्रशासनिक सेवा के एक युवा पदाधिकारी के तौर पर आप लगातार विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें पद मिलता है तो कहीं ना कहीं वो हमें अनुभव भी देता है, और फिर जो हमारे कार्य की या काम करने की आगे की जर्नी होती है उसमें हमें बहुत सारे अनुभव के साथ साथ हम डिसीजंस भी ले पाते हैं और कुछ नया कर भी पाते हैं। मैं बात करूंगी पिछले दिनों की, और ये जानना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है, इसके लिए क्या कहीं से प्रेरणा मिली, या मन की ख्वाहिश थी, या परिवार की ख्वाहिश थी, क्या बताना चाहेंगे? मेरी पढ़ाई लिखाई तो यहीं पे हुई, बिहार से ही मैं हूँ, दरभंगा ज़िले से। तो बचपन में पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली चला गया। ये बात सही है कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, खासकर मोस्ट ऑफ जो बिहार के लोग हैं, तो मन में एक आकांक्षा होती ही है कि हम एक अच्छे बेहतर पद के लिए हम प्रयास करें, और संभवतः इसी कारण से सब लोग की मन में इच्छा होती है कि प्रशासनिक पद हम ग्रहण करें, और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो मेरी भी जब मैं ग्रेजुएशन करने गया तो उस समय मेरी इच्छा हुई कि कंप्लीशन के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद प्रशासनिक सेवा में जाएं, और IAS बनने का सपना था, जैसा सब सामान्यतः होता है। और ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने प्रयास किया, और लगभग काफ़ी लंबे समय के बाद, बीच में तो सिविल सर्विस की मैंने तैयारी भी की, और लंबे समय के बाद फिर बिहार प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ 2018 में। तो अच्छी बात ये है, मैं कहूँगी कि बिहार प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हुआ, तो कहीं ना कहीं जो आपका अपना क्षेत्र रहा, वहाँ काम करने का सुअवसर आपको मिला है, और आप लगातार विभिन्न पदों के माध्यम से इस पर काम भी कर रहे हैं। इस तरह की जब हम तैयारी करते हैं तो सफ़र बहुत आसान नहीं रहता है, कई बाधाएं भी रहती, कई चैलेंजेस भी रहते हैं। जब आप एक विद्यार्थी के तौर पर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आपने सफलता हासिल कर ली, आप पदस्थापित थे, पर जो ये पीछे की जर्नी थी, यहाँ तक का सफ़र, वो कितना चैलेंजिंग था, और वो कैसे तय किया? चैलेंजिंग तो बिल्कुल कह सकते हैं कि था ही। आप जब भी कोई एक मोटो लेके चलते हैं, कोई उद्देश्य लेके चलते हैं, तो उसके पीछे आपको मेहनत करनी होती है। बिना मेहनत के, बिना ईमानदारी पूर्वक प्रयास के आपको सफलता सामान्यतः किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलती है। तो ये बिल्कुल करना चाहिए हर व्यक्ति को। और मैं जैसे जिस बैकग्राउंड से था, जो गांव से पढ़ के मैं आया था, तो हमारे लिए भी सब कुछ नया ही था। जब मैं दिल्ली पहुंचा वहाँ पे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते करते फिर समझ में आया कि नहीं, ये बिल्कुल जिस ट्रेंड से हम लोगों ने पढ़ाई किया है, बिल्कुल उस ट्रेंड को छोड़ के हम लोग को आगे बढ़ना है, बिल्कुल उस बैकग्राउंड को छोड़ के आगे बढ़ना है। तो उस समय थोड़ा सा टफ लगा। फिर जो सीनियर्स वगैरह थे, बाकी लोग थे, उन्होंने गाइड किया, और धीरे धीरे फिर राहें आसान हो गई। एक जो सामान्यतः मुश्किल आती है, मैं कहना चाहूँगा कि एक फाइनेंशियल जो मैटर होता है, वो हर स्टूडेंट के एज में आता है। वो तो आइदर या तो आप खुद ही अर्न करते हैं, या फिर अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा है, फाइनेंशियली अगर मजबूत है, तो फिर थोड़ी कम मेहनत आपको करनी पड़ती है उस बैकग्राउंड में। हमारे साथ ये कह सकते हैं कि सो था। पापा टीचर थे, तो और रिटायरमेंट भी पापा का 2007 में हो गया था। हम लोग उस समय तैयारी कर ही रहे थे, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था। तो थोड़ी बहुत बाकी ट्यूशन वगैरह और कोचिंग वगैरह वो कंटिन्यू करते थे, और उससे जो अर्न होता था उससे फिर अपना जो पढ़ाई है, बाकी का अपना स्ट्रेटजी है, उस पर काम करते थे। तो ये समय थोड़ा सा टफ रहा, और ये सामान्य है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपका विज़न क्लियर है और ऑनेस्टी है आप में काम करने के लिए, आपके अंदर क्षमता है, तो बिल्कुल आप जो चाहेंगे वो जीवन में प्राप्त पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैंने पा लिया है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर उतनी क्षमता ज़रूर होती है कि वो जो चाहे वो पा सकता है। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे, पर मैं आपके चेहरे पर वो दिन देख पा रही थी, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं और उसका फल आपको मिलता है ना, तो वो फल बड़ा स्वादिष्ट भी होता है, मीठा भी होता है। और जो जवाब आपने दिया उसका मर्म ये कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप ठान लेते हैं, तो फिर और मेहनत करते हैं, तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलती है। एक और सवाल,
जब आपने अपने जवाब में कहा कि आप जॉब भी करते थे क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई का फाइनेंस एस्पेक्ट भी देखना होता था, खर्चा भी होता है, तो जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई की तैयारी करना, कई विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आता है कि अगर मैंने एक जॉब ज्वाइन कर लिया तो अब सारा समय तो मेरा उधर ही चला जाएगा, तो फिर मैं तैयारी कैसे कर पाऊँगा। तो वहाँ क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? टाइम मैनेजमेंट एक मेन एस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो सर्विस कोई और सर्विस करते हैं, मैंने बहुत सारे, अभी मैं समस्तीपुर में था उस समय, एक IAS वहाँ पे आए थे, विक्रम विकर सर हैं, अभी बिहार में ही हैं, तो वो तो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे किसी प्राइवेट कंपनी में। ऐसे बहुत सारे सीनियर IAS हैं, हम लोग के बैचमेट वगैरह हैं जो अलग अलग फील्ड से आए हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फाइनेंशियली भी आपको बूस्ट होना है और आपको अपने बाकी के प्रिपरेशन के लिए अगर आपको समय निकालना है, थोड़ा बहुत तो अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये था कि दिन में कोचिंग वगैरह तो पढ़ाना है, और शाम में जो समय, रात में समय मिलता था, उसमें थोड़ा बहुत हम स्ट्रेटजी के साथ, और चूँकि अलग अलग चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ाना कोचिंग में ही था और ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो लगभग सेम चीज़ें थी। जो मैं पढ़ाता था वही मुझे पढ़ना भी था, तो वो थोड़ा आसान हो गया मेरे लिए। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आना है, इसकी तैयारी करनी है, उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है कि अगर वो लोग चाहें तो कर सकते हैं मैनेज। जी। बिल्कुल कर सकते हैं। तो मंत्र ये कि आप टाइम मैनेजमेंट करें जी। जो आपकी जिम्मेदारी है, अगर जॉब भी करें या किसी और कार्य में व्यस्त हैं, तो अपना जो फोकस एरिया है उसे आप सही तरीके से बैलेंस करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आपने किस सब्जेक्ट से ये परीक्षा दी? इतिहास था बेसिकली। ग्रेजुएशन भी मैंने इतिहास से ही किया था और फिर मास्टर्स भी मैंने इतिहास से किया, तो ये मेरे लिए प्रिय सब्जेक्ट था। जी, उसी से मैंने एग्जाम तो दिया। अगर कोई विद्यार्थी इतिहास लेकर तैयारी कर रहा है तो क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करे और पढ़ाई करते करते, क्योंकि दो एस्पेक्ट भी होते हैं, जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग करना होता है, तो तैयारी की जो स्ट्रैटेजी आपकी थी हमारे दर्शकों से साझा करें। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इतिहास के छात्र हैं, एक सामान्यतः एक मिसकंसेप्शन है कि इतिहास बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि दूर करने की आवश्यकता है। इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अपने जो पुराना हमारा समय है उसके बारे में जानने के लिए, उसकी सोसाइटी, उसकी इकोनॉमी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ये जानने को मिलता है। तो हमें इंटरेस्ट से उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और जैसे ही इतिहास में आप इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और उसके बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल का हमारा काल है, या मुगल काल का चीज़ है, या आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा काल है, उसको इंटरेस्ट से पढ़ें। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे तो इतिहास सही में दुरूह हो जाएगा आपके लिए। तो और जितना कोरिलेट कर सकते हैं, आज समस्या क्या है कि हम एक विषय पढ़ते हैं और दूसरे विषय से उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप आज से कोरिलेट करेंगे इतिहास को, चाहे आप 5000 साल पहले का इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे वर्तमान का इतिहास पढ़ रहे हो, जैसे ही आप वर्तमान व्यवस्था से उसे कोरिलेट करते हैं, आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में आ जाएगा, वो फ्रेमिंग आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और इतिहास मुझे लगता है इतना ल्यूसिड है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मज़ा आते जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। विजुअलाइज करने की आवश्यकता बेसिकली है। जो बच्चे भी जिनको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये सब्जेक्ट ज़्यादा टफ है, ज़्यादा परेशानी है, उनको आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लें, वो बिल्कुल आपके लिए ल्यूसिड बन जाएगा। आप आराम से उसको सब्जेक्ट को पी सकते हैं पानी की तरह। तो ये मेरा सजेशन है उन बच्चों के लिए जो लगता है जिन्हें कि कोई भी सब्जेक्ट उनके लिए टफ है। टफ कुछ होता ही नहीं है, एक मानसिक अवस्था होती है जब आप लगता है कि नहीं कुछ पढ़ रहे हैं और दिमाग में आ ही नहीं रहा है। आप बस कोरिलेट करना शुरू करें और देखें सब चीज़ आपको याद आना शुरू हो जाएगा। ये अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि जब हम उसे रटने की कोशिश करते हैं तो फिर हम भूलते हैं। तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोरिलेट करने की ज़रूरत है, जो आपका सुझाव है। कभी कभी जब हम इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आमतौर पे जब भी हम करियर की ओर बढ़ते हैं पढ़ाई के पश्चात, तो असफलता भी देखनी पड़ती है, और वहाँ विद्यार्थियों को अपने आप को अडिग रहना, लगातार प्रयास करते रहना भी नितांत आवश्यक होता है। मन डगमगाता है, क्या करूं, छोड़ दूं, आगे ना बढ़ूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो दौर होता है उसे हैंडल करने के लिए क्या बताना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम लोग भी जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, खासकर यूपीएससी की, तो शुरुआत में तो 4 अटेम्प्ट होते थे, बाद में फिर 2 अटेम्प्ट बढ़ा तो 6 अटेम्प्ट हुआ, आज भी 6 ही है। तो हमारा तो 6 अटेम्प्ट मैंने दिया और 6 के 6 में मैं लगभग कह सकते हैं कि फेल ही हुआ, और इंटरव्यू दिया 2 बार, लेकिन फाइनली एक जगह सेलेक्ट हुआ। तो अगर मैं उस समय छोड़ देता प्रिपरेशन करना, या उस समय कहते हैं कि मैंने अपना जो मेरा जो विज़न था उसको अगर मैं छोड़ देता, तो आज मैं इस फील्ड में नहीं आता, इस जगह पे नहीं आता। तो निश्चित रूप से समस्याएं हैं, और
टफ भी है एग्ज़ाम, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल आसान है। देश का सबसे प्रतिष्ठित अगर एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है। लेकिन सफलताएँ हारने के लिए नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि अगर असफल आप होते हैं, जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद साहब थे हमारे देश के राष्ट्रपति, उनका कहना था कि जो फेलियर है बेसिकली वो सक्सेस के लिए एक नेक्स्ट स्टेप ही है। तो आप फेल हो सकते हैं लेकिन परमानेंटली फेल आपको नहीं होना है। हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी उस एग्ज़ाम के लिए उस समय प्रॉपर नहीं हो, तो आप नई स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज़ है, पढ़ाना एक अलग चीज़ है और किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होना एक अलग चीज़ है। आपको नॉलेज आप कहीं से गेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स ही पढ़ें, वो कहीं से गेन कर सकते हैं। लेकिन किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। अगर आपकी बेहतर स्ट्रेटजी है तो आप कभी असफल नहीं होंगे, ये मेरा भरोसा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आपने कहा कि स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, तो जब हम असफल होते तो हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रैटेजी में कमी कहाँ रह गई और फिर हम बेहतर स्ट्रैटेजी का निर्माण कर पाते हैं। जो आपने भी अपने बारे में बताते हुए जिक्र किया कि धीरे धीरे असफलता भी मिली, पर आप लगातार लगे रहे और कहीं ना कहीं ये जो असफलताएं हैं वो अनुभव के तौर पर आपके ज्ञान में भी वृद्धि करती चली गई और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के तौर पर आप कार्य कर रहे हैं। जिस पद पर आप कार्यरत हैं और विभिन्न पदों पर आपने काम भी किया है, तो आम जनता से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कैसे आम जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें सुलझाते हैं? उस दौरान आपकी जो कार्यशैली होती है वो क्या होती है? देखिए, ये तो सच्चाई है कि आप जिस पद पे होते हैं उसमें जो आपकी सरकार की जो आकांक्षाएं हैं और आपका जो अपना उद्देश्य है उस पद के लिए, उसमें आपको लगा रहना है। तो सामान्यतः जब हम नॉर्मली ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं कि जो लोग हैं उन्हें अलग अलग छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं जो सरकार ने उन्हें उनके लिए सुविधाएं प्रदान की है। वो जब लोग लेके आते हैं आपके पास, तो मैक्सिमम तो जो मैंने देखा है, मैंने फील किया है, लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का अभाव होता है। जब वो लेके आते हैं उन्हें पता ही नहीं है, सच्चाई है कि उन्हें जानकारी नहीं होती है कि सरकार जिस योजना का लाभ हमें देना चाहती है वह योजना प्रॉपरली हमें मिलेगी कैसे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, उन्हें बताना है और उन्हें सिर्फ बताना ही नहीं है, उनको जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी मिल सकती है वो रास्ता भी दिखाना है, वहाँ पे चल के जाना है और उन्हें बताना है कि आप इस तरह से करेंगे तो आपको सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार लगभग हर चीज़ जनता की सुविधाओं के लिए प्रदान कर रही है, लेकिन आज के रेट में होता क्या है कि जो लोग इससे वंचित हैं वो कुछ इस कारण से वंचित होते हैं कि उन्हें सही सजेशन नहीं मिल पाता है, सही लोगों का साथ नहीं मिल पाता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता या किसी भी सरकारी पदाधिकारी की पहली प्राथमिकता ये होती है कि सरकार ने जो लाभ उनको दिया है, जो योजना का लाभ उन्हें मिलना है, उसको सही बताएँ और ताकि वह उस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। तो हमारे लिए भी यही चैलेंजेस है और लोग आते हैं और आप सच पूछिए तो खुशी बिल्कुल होती है, क्योंकि जब देखते हैं कि जो ऐसे लोग हैं, अब जैसे कल हमारे यहाँ वहाँ पे माता पिता भरण पोषण के लिए एक कोर्ट चलता है जो SDM उसमें ये अध्यक्षता करते हैं, तो लोग आते हैं, लोग परेशान हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, अपने बच्चों से या किसी और चीज़ों से, और जब वो आते हैं अपनी परेशानी बताते हैं और हमें लगता है कि नहीं, इनको हम बेस्ट सजेशन दे सकते हैं और जो सरकार ने जो इनके लिए जो लाभ सोच रखा है या सरकार ने इनके लिए जो रेमेडी सोच रखा है, अगर उसको हम प्रदान करते हैं तो उससे बड़ी खुशी कभी नहीं मिलती है। वो सबसे इंटरनल खुशी है वो। जी, ठीक है, और वो सरकारी योजना का लाभ उन्हें कोशिश करते हैं कि उन्हें मिले। आपने बताया कि आपने जब ये सर्विस ज्वाइन की, उसके अलावा जब ज्वाइन करने के पश्चात जो पहला पदस्थापन हुआ और उसके अलावा अन्य पदों पर भी आपने काम किया, इस दौरान क्या कोई विशेष कार्य किया या कोई चुनौती ऐसी आई जिसका उल्लेख हमारे दर्शकों के साथ करना चाहेंगे? वो जानना चाहेंगे एक प्रशासनिक पदाधिकारी के जीवन की जो ये चुनौतियां हैं। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि 2-3 चुनौती तो सामान्यतः सबके इसमें आती है। एज ए SDM लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हर जगह होती है, थोड़ी बहुत आपको हर जिले में होती है। वर्तमान में जहाँ मेरा पदस्थापन है वहाँ भी थोड़ी बहुत समस्या है। तो इसको टैकल करना ये आपको किताब में बताया नहीं जाएगा, आपको अपने अनुभव से सीखना है या जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनसे आपको सीखना है, और ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है। मुझे याद है, मैं इससे पहले जो मेरा पदस्थापन था सीतामढ़ी में था, वहाँ पे एक छोटी घटना को लेके बहुत बड़ा वहाँ विवाद हो गया और कह सकते हैं कि कम्युनल एंगल ले लिया उस समस्या ने, और पूरे ज़िले प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी थे सब लोग वहाँ परेशान हुए। लेकिन हम लोगों ने एलिजेंटली उसको हैंडल किया और कोशिश किया कि नहीं, ये जो मामला है ये इतना बड़ा, इसका तूल नहीं पकड़े। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है, उसको जितना आप वाइजली हैंडल कर सकें वो करना चाहिए।
एक और है, जब मैं समस्तीपुर में था वहाँ पे कुछ दिन मैंने नगर सेवा में मैंने काम किया था अतिरिक्त प्रभार के रूप में। तो वहाँ भी था जनरली कि आप किसी भी सर्विस में जाते हैं, किसी पद पे रहते हैं, तो कुछ इंटरनल कुछ व्यवधान होते हैं। तो सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, ये आज का सिस्टम नहीं है, क्योंकि सिस्टम केवल सरकारी नियमों से नहीं बनता है, लोगों के मनों से, भावनाओं से ही बनता है। तो जो जिस पद पर काम करते हैं वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाना चाहते हैं, ये फैक्ट है। ये चाहे वो ऑफिस का क्लर्क हो या ऑफिस के जो सीनियर ऑफिसर है वो हो या कोई भी हो, वो अपने हिसाब से सिस्टम को रन कराना चाहते हैं। आपका दायित्व एज ए ऑफिस हेड जो आप हैं, आपका दायित्व यह है कि नहीं, यह किसी व्यक्ति के मन से नहीं चलना है या किसी व्यक्ति के सिस्टम से नहीं चलना है। जो सरकार का सिस्टम है, जो न्यायप्रिय सिस्टम है, उस न्यायप्रिय सिस्टम से ही चलना है। तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या आई, हम पे केस वगैरह भी हुआ, बाकी चीज़ें भी हुई, लेकिन धीरे धीरे जो उस तरह के लोग थे, जो परेशानी क्रिएट करने वाले लोग थे, उनको बताया गया और डीएम सर का इसमें काफ़ी हेल्प रहा। उन्होंने बताया कि देखो डरना नहीं है। इस बात को एक दूसरे तरीके से अपने दर्शकों के समक्ष रखूंगी, क्योंकि इसमें ना एक लीडर की भूमिका आती है, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे होते हैं। जब आप इस तरह के पद पर आसीन होते हैं तो आपको देखना होता है कि टीम वर्क हो, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि एक पदाधिकारी के अंतर्गत बहुत सारे अन्य काम करने वाले लोग भी होते हैं, अन्य पदाधिकारीगण भी होते हैं, अधिकारीगण भी होते हैं। उन सबको मिला करके रास्ता निकालना और लक्ष्य तक पहुंचना, काम करवा लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी। एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए प्रशासनिक कौशल का होना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी नज़र में ये प्रशासनिक कौशल क्या होना चाहिए? मेरे नज़र में दो चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कि आपको अपनी बात सही तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाने का हुनर होना चाहिए। यानी कम्युनिकेशन स्किल आपकी जितनी बेहतर है, आप संवाद उतना बेहतर कर सकते हैं। और सारे विवादों का हल है वो संवाद में है। किसी भी तरह की समस्याएं आप अपनी बात इफेक्टिवली आप लोगों तक पहुंचा सकें, तो एक वो क्वालिटी आप में होनी चाहिए। और दूसरा लीडरशिप की क्वालिटी। लीडरशिप कहने का मतलब है कि आप जो परेशानी है उसको खुद ही झेल सकने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई समस्या कोई आए, कोई इस तरह का आप कह सकते हैं कि चैलेंज आए और आप दूसरे के सर पे उसको डाल दें, तो ये नहीं होना चाहिए। आप अगर खुद अकाउंटेबल हैं, आपको लगता है कि नहीं आप चीज़ों को डील करने में, चीज़ों को टैकल करने में सक्षम है, तो बाकी लोगों का भी सहयोग आपको दिल से मिलता है। लेकिन अगर आप टालने वाली प्रवृत्ति अगर है, तो आपको पूरी तरह सहयोग आपके जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनका नहीं मिलेगा। तो ये दो बेसिक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल और हैंडल करने की आपकी क्षमता। जी। तो चलिए, आपने अनुभव के साथ ये इन कौशल का जिक्र किया जो एक प्रशासनिक अधिकारी में होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके अपने जीवन की, तो बहुत सारे अन्य पहलू भी कामकाज के दौरान जुड़े हुए रहते हैं। आपके शौक क्या क्या हैं कार्य के अलावा? शौक तो हैं, बहुत सारे शौक थे, लेकिन मैं कविता लिखता था पहले। अच्छा। अब तो लगभग समय नहीं मिल पाता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ कि चंद लाइनें कुछ न कुछ लिखूँ। लेकिन पहले मैं लिखता था, 10, 20, 25 मैंने कविताएं लिखी, लेकिन कभी उसका पब्लिकेशन मैंने नहीं कराया। वैसे ही डायरी में रखा हुआ है और कंटिन्यू है। जी। ये मेरा शौक था। तो कहीं ना कहीं एक रचनाकार का भी पक्ष है आपके अंदर। और जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है वो हर क्षेत्र में क्रिएटिव होता है, तो वो क्रिएटिविटी मैं समझ सकती हूँ कि आपके प्रशासन के क्षेत्र में भी ज़रूर दिखती होगी। चूँकि आपने जिक्र किया है, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि कुछ पंक्तियाँ अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें, आपकी लिखी हुई पंक्तियाँ। एक कविता मैं आपको सुनाऊँगा। ये मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, तो उस समय मनवीर सिंह सर थे, उनका बोर्ड था। तो मेरी हॉबी चुकी थी और मैं लिखता था, तो उस समय ही मैंने एक कविता लिखा था जो छोटी ही कविता है। मातृभूमि का संबल हूँ मैं, सूरज की किरणें बन छाऊँ, इंद्रधनुष बन रंग लुटाऊँ, प्रेम के उपवन में डाली पर नवयुग का मैं गीत सुनाऊँ, आशा के सागर में उतरा उम्मीदों का उत्पल हूँ मैं, मातृभूमि का संबल हूँ मैं। मर्यादा लेकर मैं राम की, कर्म ज्ञान वासुदेव श्याम की, करुणा की संस्कृति का वाहक, मूल्य बनूं उस नव बिहान की, मनुष्यता पर गर्व करे उस ब्रह्म बीज का प्रतिफल हूँ मैं, मातृभूमि का संबल हूँ मैं। तो छोटी कविता है जो मैंने लिखी थी, उससे मुझे कविता छोटी है, पर मैं सराहना ज़रूर करूँगी और ये कहूँगी कि शब्दों का चयन बहुत सुंदर है और जो अर्थ निकल कर आ रहा है, मातृभूमि का संबल हूँ मैं, ये हम सभी को होना चाहिए।
मातृभूमि का संबल, क्योंकि मातृभूमि का जो ऋण है हमारे ऊपर वो हम कहीं ना कहीं उस माध्यम से अदा ज़रूर कर पाएंगे, और ये हम सब की प्रायोरिटी में होनी चाहिए। बड़ी व्यस्त रहती होगी आपकी दिनचर्या, क्योंकि जिस पद पर आप हैं जिम्मेदारियां बहुत हैं, पर हमारा एक कोमल पक्ष भी होता है, हमारा एक पारिवारिक पक्ष भी होता है, तो ये सामंजस्य कैसे रखते हैं, कितना वक्त निकाल पाते हैं? समय तो सच्चाई है कि कम ही निकाल पाते हैं, लेकिन क्योंकि प्रशासनिक दायित्व तो इस तरह का है कि आपको समय का प्रबंधन इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ये नहीं पता होता है कि नेक्स्ट डे आपका जो टाइमिंग है वो कब से स्टार्ट होना है, कब एंड होना है। तो इसमें कोशिश तो ये रहती है कि जैसे ही अपने ऑफिस का काम खत्म हो घर पे आएँ। 2 बेटियां हैं तो समय उनके लिए भी आवश्यक हो जाता है निकालना, तो थोड़ा बहुत तो समय प्रबंधन आवश्यक है। लेकिन पद इस तरह का है और संरचना इस तरह की बनी हुई है कि आपको मैक्सिमम टाइम को फील्ड में ही रहना है, और जो समय मिले आपको घर पे कम ही टाइम मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको मैनेजमेंट आपको उस तरह से करना पड़ेगा कि परिवार को समय दें, क्योंकि अल्टीमेटली उनके लिए भी आपका दायित्व है। जैसे सरकार के लिए दायित्व है, उस तरह से परिवार का भी आपका दायित्व है और उसको निभाना चाहिए। जी जी जी, तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने परिवार और अपने काम के बीच में बैलेंस बना करके चलते हैं, जैसा कि आपने बताया। चूँकि आज के कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं और हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं, उनमें बहुतों के मन में ये इच्छा ज़रूर होगी कि वो प्रशासनिक सेवा से जुड़ें, तो उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि कितना चुनौतीपूर्ण है ये करियर? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है निश्चित रूप से, लेकिन मेरा एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। मैं एक अलग तरीके से देखता हूँ चीज़ों को। मेरा ये कहना है, जो भी नए एस्पिरेंट हैं, जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि भविष्य में वो किसी भी सेवा में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रशासनिक सेवा में ही आए, किसी भी सेवा में आप जाएं, आप किसी भी पद के लिए जाएं, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। पहले तो चीज़ ये है कि आप जब भी प्रयास करें, वो प्रयास आपकी ईमानदारी वाला प्रयास होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए बिल्कुल, आप जो भी चाहें। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको नॉलेज आपको कहीं से मिल सकता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए जो आपको तैयारी करनी होगी, तो बिना स्ट्रेटजी के आप सफल नहीं होंगे। वो तुक्का लगने वाली बात कुछ और है कि हो सकता है कि आपको तुक्का लग जाए, लेकिन सामान्यतः आपको एक बढ़िया स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेटजी अच्छी बनाते हैं, ऑनेस्टली आप तैयारी करते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। दूसरा, क्योंकि जब मैं पढ़ाता था, मुझे याद है, मैं बस थोड़ा समय लेना चाहूँगा, मैं जब यूपीएससी के लिए पढ़ाता था तो उसमें मोस्टली बच्चे ऐसे आते थे, मैं ये कहूँगा कि मोर देन 80% बच्चे ऐसे आते थे जिन्होंने तैयारी प्रारंभ तो किया, लेकिन उन्हें सब्जेक्ट का, उन्हें सिलेबस तक नहीं जानकारी थी। अच्छा। वो केवल बाहरी कह सकते हैं कि चमक धमक में कि ठीक है मुझे भी तैयारी करनी है, आ गए, और वो सिंसियर उस तरह से नहीं होते थे। तो सोचिए, अगर 80% लोग इस तरह के होते थे जिन्हें सिलेबस का ज्ञान नहीं होता था, तो फिर वो तैयारी कैसे करेंगे? वो फिर 4 साल 5 साल 10 साल केवल इसी चीज़ में अपना टाइम बेसिकली स्पेंड करते थे। तो अगर आप सिंसियर हैं, अगर आपको सही में लगता है कि नहीं मुझे सफल होना है, मुझे जो भी टारगेट है उसको पूरा करना है, तो पहले तो चीज़ है कि एग्ज़ाम का जो नेचर है उसे समझना पड़ेगा। आप किसी फील्ड में जाएँ, आप बिजनेस में जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, किसी फील्ड में जाएं, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके नेचर को समझना पड़ेगा, और उस नेचर के अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और फिर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और बिल्कुल सफल होंगे। ऐसा कोई कारण नहीं होगा जिससे कारण से आप असफल रहेंगे। मेरा यही मानना है, और मैं यही बच्चों को बताना भी चाहूँगा। जी, आपको एक बहुत ही सुनहरा अवसर ये मिला कि आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में ही अपनी सेवा दे रहे हैं। विभिन्न जगहों में आपने जिक्र किया, कई ज़िला में आपने काम किया है, तो मैं आपकी अपनी अनुभूति जानना चाहूँगी, कैसा लगता है अपने क्षेत्र में काम करना, कैसा सुकून महसूस होता है? ये बात सही है कि जहाँ हमारा बैकग्राउंड है, हम लोग बिहार से हैं, और यहाँ पे काम करने का एक अलग मज़ा है। हमें लगता है कि नहीं, हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक फील होने वाली चीज़ें हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ें हैं कि बिहार, आप चैलेंजेस यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप देखेंगे कि नॉर्थ बिहार का जो एरिया है वो जनरली बाढ़ का एरिया है, साउथ बिहार का एरिया देखेंगे वो सूखा का एरिया है। तो आप जहाँ भी जिस ज़िले में जाएंगे, एक नए तरह की चैलेंजेज, नए तरह का चीज़ आपके सामने आएगा। तो आपको लगता है कि नहीं, अगर आप दिल से जुड़े हुए हैं इस जगह से, तो आपको लगता है कि कोई भी चैलेंजेस होगा, इसको जितना बेहतर तरीके से हम डील कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि ये फीलिंग होती है कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं किसी दूसरे स्टेट में होता तो ये फीलिंग नहीं आती, लेकिन मैं चूँकि यहाँ से हूँ और इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, तो मेरे लिए फीलिंग तो बहुत बेहतरीन है। जी जी जी, आपने बहुत स्माइल के साथ ये बात हमसे साझा की है, और मैं देख सकती हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आप बखूबी काम कर रहे हैं, और जो बड़ी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं उसे आप बड़ी कुशलता के साथ वो सारे कार्य
करके अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस सेवा में, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, चूँकि आपके पास दोनों का अनुभव है, एक तो आपने उनकी तैयारी में भी आपने कहा कि आप क्लासेस भी लिया करते थे, तो मैं छोटे छोटे टिप्स जानना चाहूँगी। छोटे छोटे टिप्स, जब हम सुझाव की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, पर ये छोटे छोटे टिप्स ना बड़े कारगर होते हैं। क्या छोटे छोटे टिप्स देना चाहेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे मैं कहूँ? हाँ बिल्कुल, इसको मैं नंबर वाइज में ये कर देता हूँ। पहला तो नंबर 1 ये है कि आप सिलेबस पूरी तरह से आप समझ लें, आपके मन में रचा बसा होना चाहिए सिलेबस। दूसरा, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए बच्चों को। प्रायोरिटाइज मतलब कि सिलेबस, देखिए सिलेबस 100% चीज़ है। मान लीजिए सिलेबस को अगर 100% मान लिया जाए तो आपका जो जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, हर बच्चा आता है तो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है, कोई साइंस से, कोई कॉमर्स से आता ही आता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो उस पर उसकी एक्सपर्टीज़ होती है। तो अपने एक्सपर्टीज़ वाले जो टॉपिक्स हैं उनको बेहतर करना है आपको, और बाकी जो है उसमें आपको लगभग समान रूप से रहना है, सो रहना है। तो ये आप पहले आप डिवाइड कर लें अपने सिलेबस को कि ऐसा कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसे मैं बेहतर तरीके से डील कर सकता हूँ, वो कर लें। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा है उसके लिए एक प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी आप बनाएं। स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से। ये तीनों, क्योंकि नॉर्मली 3 स्टेजेस ही हैं आप जहाँ भी जाएंगे सिविल सर्विस में उस तरह का, तो ये स्ट्रैटेजी आपको पहले बनानी पड़ेगी। और फोर्थ आपका है कि आपको बुक का सिलेक्शन बहुत सही तरीके से करना है। सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग जब बुक्स प्रेफर करते हैं तो जितने लोगों ने जो बताया या यूट्यूब्स वगैरह पे, बाकी जगह पे, तो सारी बुक्स लेके पढ़ने लगते हैं और उलझ जाते हैं। सामान्यतः क्या है कि भटकाव ज़्यादा होता है, तो आपको कंसंट्रेट करना होगा और लिमिटेड जो ऑथेंटिक बुक्स हैं और उस बुक्स को ही पढ़ें, और अपना सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बनाएं। जब तक आप, कि मैं अक्सर जब मैं क्लास करता था तो मैं बच्चों को बोलता था कि बिना पानी में जाए आप तैरना नहीं सीख सकते हैं। आप किताब पढ़ के नहीं तैर सकते, आप यूट्यूब देख के नहीं तैर सकते, आपको तैरने के लिए पानी में जाना पड़ेगा। पानी में जाने का मतलब यह है कि आपको अपना नोट्स बनाना है, अपने लैंग्वेज में बनाना है। दूसरे का बना बनाया खाना खाने से सफलता आपको नहीं मिलेगी। आपको खुद आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि खाना बनेगा कैसे, और जब आप खुद से खाना बनाने लगेंगे तो उसमें स्वाद आएगा और फिर आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ नोट्स बनाएं, ठीक है। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह होते हैं हर एग्ज़ाम्स के, हर बोर्ड के, वो बहुत की रोल इम्पोर्टेंट है, वो निभाते हैं। तो वो देखिए कि उसका पैटर्न क्या है और उस पैटर्न के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना के आप तैयारी कीजिए। ये 5 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर कंटिन्यूअस आदमी लगा रहे इसमें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी, किस उम्र में इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अमूमन ग्रेजुएशन के बाद अलर्ट होते हैं, फिर तैयारी करनी शुरू करते हैं, लेकिन अगर हम पहले तैयारी शुरू कर लें, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे ख्याल से जो आपका बोर्ड है, बोर्ड का एग्ज़ाम जब कंप्लीट आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप, वही मैं बता रहा था कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं। जब आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं तो लगभग सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो आपका जो शुरुआत का अपना जिस विषय से आपने बोर्ड दिया है उस विषय को आप तैयार कर सकते हैं जिस समय ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, वो आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद जब ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लें, कोशिश करें कि वही सब्जेक्ट आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हो, तो आप बेहतर तरीके से प्लान्ड होकर तैयारी कर सकते हैं कि चूँकि मुझे आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना है, वहाँ सफलता प्राप्त करनी है, तो मैं जो ग्रेजुएशन का जो पार्ट है उसको मैं बेहतर तरीके से कर सकूँ। तो सामान्यतः आप बोर्ड के बाद 12th के बाद आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन ही है, तो वो तो आपको 3 साल का कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और सारी तैयारी आप वहाँ पे कर सकते हैं। जो जीएस का सेक्शन है या करंट अफेयर का सेक्शन है उसके लिए भी तैयारी थोड़ी बहुत, क्योंकि अब तो हर जगह इतना प्लेटफॉर्म है कि आप चाहें तो करंट अफेयर का डे बाय डे आप तैयार कर ही सकते हैं। तो आप शुरुआत में 3 साल ये करें जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है, और उसके बाद आप स्ट्रेटजी बना लें 6 महीने का, साल भर का, और प्लान तरीके से आप इसको कर लें। बहुत बढ़िया। और ये बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपने दिए जो हमारे दर्शकों के लिए और ख़ासकर जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब इंटरव्यू की बारी आती है ना तो वो टेंशन होता है, तो उस टेंशन को हैंडल के लिए छोटी सी ट्रिक चाहूँगी। देखिए, जो सामने इंटरव्यूअर होते हैं, ठीक है, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, निश्चित रूप से वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास एक लंबा अनुभव होता है। तो आप झूठी चीज़ें करके उन्हें फंसा नहीं सकते हैं। मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपके अंदर में जो चीज़ें हैं उसको आपने बिल्कुल ढक दिया और नई चीज़ें प्रेजेंट कर दी। कुछ समय के लिए संभव है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। तो मैं कहूँगा कि बी ओरिजिनल ड्यूरिंग इंटरव्यूज़।
आप जो हैं बिल्कुल वही रहें आपके अंदर, क्योंकि वो आपके नॉलेज का इंटरव्यू नहीं होता है, नॉलेज का परीक्षण नहीं होता है। आप जहाँ भी देखेंगे उसका हिंदी में है व्यक्तित्व परीक्षण, तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके नॉलेज का परीक्षण नहीं, आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, बिल्कुल वो नहीं है। आपकी कैसी आपके कैसा व्यवहार है, क्या मेंटेलिटी है, क्या आप सोचते हैं, उसका परीक्षण होता है। तो अपना व्यवहार जितना सरल बना के रखेंगे, इंटरव्यू में नंबर उतने अच्छे आएंगे आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं समझती हूँ कि आज की जो हमारी बातचीत रही उसमें हमने दोनों पक्षों को जाना है, प्रशासनिक क्षेत्र को भी जाना और साथ ही सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें, इसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपने दिए। आज आपने वक्त निकाला, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हार्दिक धन्यवाद आपका। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। दुर्गा पूजा की असीम शुभकामनाओं के साथ हमारी पूरी टीम को, बिहार अभियान की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।